हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म का प्राइस इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, उसको लाभ अधिकतमीकरण कैसे होता है और कोई फर्म कब तक मार्केट में बनी रहती है, इन सारे टॉपिक पर डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म की जो सप्लाई है वो किस तरह से होती है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लाई क्या होती है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सप्लाई एंड इट्स लॉ। सप्लाई और उसके नियम क्या क्या हैं। चलिए बात करते हैं कि पूर्ति क्या है या पूर्ति किसे कहते हैं, व्हाट इज सप्लाई। देखिए, कोई भी फर्म किसी निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराती है उसे उस वस्तु की पूर्ति या सप्लाई कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की 2 रुपये कीमत पर 50 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, 3 रुपये कीमत पर 100 यूनिट और 4 रुपये कीमत पर 200 यूनिट कोई फर्म बेचने के लिए तैयार है। तो ये जो अलग अलग यूनिट्स बाजार में उपलब्ध कराई जा रही हैं ये उस वस्तु की पूर्ति है। अक्सर पूर्ति और स्टॉक यानी सप्लाई और स्टॉक को हम एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्ति अलग है और स्टॉक अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें क्या अंतर है थोड़ा सा वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉक का मतलब होता है किसी समय विशेष में किसी फर्म के पास जितनी भी मात्राएँ किसी वस्तु की उपलब्ध हैं वो उसका स्टॉक होती है। और पूर्ति से आशय है कि जब किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर जितनी भी वस्तुएं फर्म बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराती है वो पूर्ति हो गई। देखिए, स्टॉक को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई फर्म है, उसके पास 500 किलो गेहूँ है और 20 रुपये कीमत पर वो 200 किलो गेहूँ बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध करा देती है। तो यहाँ पर पूर्ति 200 किलो है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो 300 किलो गेहूँ है वो फर्म के पास अभी भी बचा हुआ है और वो उसको इस कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो 300 किलो गेहूँ है वो अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, वो फर्म के पास रखा हुआ है। तो यानी ये कहलाएगा फर्म का स्टॉक। वो इस स्टॉक को फर्म को जब लगेगा कि कीमतें ज़्यादा वाजिब हैं, ये कीमतें बढ़ने वाली हैं, तब मार्केट में निकालेगा या इसी कीमत पर बाहर निकाल देगा। जब वो बेचने के लिए इसको उपलब्ध करा देगा तब वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक वो बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है और किसी फर्म के पास रखा हुआ है वो स्टॉक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टॉक और पूर्ति अलग अलग है। अब अगर हम पूर्ति की बात करें तो पूर्ति भी 2 प्रकार की पूर्ति होती है। एक हम कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति और एक होती है बाजार पूर्ति। अब व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति क्या है, थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति से मतलब है कि जब भी कोई एक फर्म किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जितनी भी मात्राएं बेचने के लिए उपलब्ध कराती है वो उस फर्म की व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई फर्म 2 रुपये कीमत पर 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये कीमत पर जितनी भी वस्तु की मात्राएं बेचने के लिए तैयार कर रही है या जितनी भी मात्राएं उपलब्ध करा रही हैं वो उस फर्म की व्यक्तिगत पूर्ति है। अब हम बात करते हैं बाजार पूर्ति की। तो बाजार पूर्ति का मतलब है कि किसी वस्तु के लिए अलग अलग फर्में अलग अलग कीमतों पर जितनी भी मात्राएँ बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं उसको हम बाजार पूर्ति कहते हैं। मान लीजिए कि 3 फर्में ए, बी, सी और किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर वो अलग अलग मात्राएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो इन सब का जो योग होगा उसको हम बाजार पूर्ति कहेंगे। चलिए जरा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल यानी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। जब कोई फर्म किसी निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की अलग अलग मात्राएं बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराती है, तो अगर हम इसको एक तालिका में रख दें तो उस तालिका को हम कहेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पर आप उस तालिका में देख सकते हैं कि 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये और 9 रुपये पर इन अलग अलग कीमतों पर वस्तु की अलग अलग इकाइयाँ बेचने के लिए किसी फर्म ने उपलब्ध कराई है। तो ये जो तालिका कहलाएगी इस तालिका को हम कहेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। इसके बाद हम बात करते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची या मार्केट सप्लाई शेड्यूल।
किसी निश्चित समय पर जब किसी उद्योग की सारी फर्में या सारे विक्रेता किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जितनी भी मात्राएं बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं और उसको अगर हम एक तालिका में रख दें तो वो जो तालिका बनेगी उसको हम कहेंगे बाजार पूर्ति अनुसूची या मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 फर्में हैं, ए बी सी 3 अलग फर्में हैं और ये 4 5 6 7 8 9 रुपये पर अलग अलग मात्राएं किसी वस्तु की बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इन सब का योग जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो तालिका उसकी बनी हुई है, तो इस तालिका को हम कहेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल या बाजार पूर्ति अनुसूची। हमने पूर्ति के बारे में जाना कि व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि पूर्ति वक्र कैसे निकालते हैं या पूर्ति वक्र कैसे बनता है। देखिए, पूर्ति वक्र भी 2 तरह का होता है। एक हम कह सकते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और एक होता है बाजार पूर्ति वक्र। जो हमारी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, अगर हम उसको ग्राफ में बनाएं तो उस ग्राफ को बनाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। चलिए बात कर लेते हैं बाजार पूर्ति वक्र की। देखिए, जो बाजार पूर्ति अनुसूची है उसको अगर हम किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करें और अलग अलग कीमतों पर मांगे जाने वाली अलग अलग मात्राओं को दर्शाती हुई एक रेखा खींचें तो वो जो रेखा हमें प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे बाजार पूर्ति वक्र। यहाँ पर हम इसको इस चित्र में भी देख सकते हैं। 3 अलग अलग फर्में ए बी सी अलग अलग कीमतों पर इनके द्वारा अलग अलग पूर्ति की जा रही है। उन सबको जोड़कर हमने एक अलग से वक्र बना दिया, यानी अलग अलग कीमतों पर इन तीनों फर्मों के द्वारा जो जो भी पूर्ति उपलब्ध कराई जा रही थी उन सब के योग को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी है। तो ये जो रेखा हमें प्राप्त हो रही है, यानी जो एस कर्व हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारा बाजार पूर्ति वक्र है या इसको हम मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से पूर्ति वक्र को निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ति फलन की, यानी वो फैक्टर्स जो किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, पी एफ, टी, एन, जी, ई एक्स और जी पी। तो चलिए फिर हम इन सबको बताते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए, पी एक्स का मतलब होता है कि एक्स वस्तु की जो कीमत है। पी आर से मतलब हो गया कि जो स्थानापन्न वस्तु हैं, यानी इससे संबंधित वस्तु हैं उनकी कीमतें हैं। पी एफ से मतलब हो गया कि जो फैक्टर हैं, यानी जो साधन हैं उनकी कीमतें हो गई। टी से अर्थ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से है। एन से मतलब है कि जो फर्मों की संख्या है, कितने फर्म बाजार में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जी से मतलब होता है कि जो फर्म है उसका उद्देश्य। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं, जो ई एक्स का मतलब हो जाता है कि मार्केट में किसी वस्तु की संभावित कीमतें क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ जो जी पी का मतलब है कि सरकारी नीतियाँ। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्ति के नियम की, कि पूर्ति का नियम क्या कहता है। देखिए, पूर्ति का नियम ये कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति करने वाली मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कम कीमत पर कम वस्तुओं की पूर्ति की जाती है और अधिक कीमत पर अधिक वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। यानी कम कीमत पर कोई भी फर्म कम वस्तुएं बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराती है और अधिक कीमत पर अधिक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ बताई आपको कि अन्य बातें समान रहने पर। तो ये अन्य बातें समान कौन सी रहनी है, यानी जो अभी हमने आपको सप्लाई फंक्शन बताया था, यानी किसी वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत, गवर्नमेंट की पॉलिसी, संभावित कीमतें, फर्म का गोल, यानी ये सब चीज़ें अगर इनमें कोई परिवर्तन ना हो तब ये नियम लागू होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई का फंक्शन है, तो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सप्लाई का जो फलनात्मक संबंध है अब वो चेंज हो जाएगा कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पी, यानी कीमत के हिसाब से सप्लाई में परिवर्तन होगा। ये कहता है हमारा पूर्ति का नियम। देखिए, पूर्ति का नियम जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा लागू ही हो। कुछ दशाएं ऐसी भी हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन पर ये पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाता है। जैसे कि कृषि उपज है, उस पर जरूरी नहीं है कि ये जो पूर्ति का नियम है लागू ही हो। कई बार मान लेते हैं कि अकाल हो गया या सूखा पड़ गया, किसी वजह से फसल नुकसान हो गई, तो अधिक कीमत पर भी आप अधिक पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो यानी इस तरह की चीज़ों पर ये नहीं लागू होगा। देखिए, जो नाशवान वस्तुएं हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं हो पाता।
देखिए जो वस्तुएं जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं तो फर्म कम कीमत पर भी उनको बेचने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ जो लग्जूरियस गुड हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा की जो वस्तुएं हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता। देखिए उनकी जो पूर्ति है वो एक सीमित रहती है, वो कितनी अधिक कीमत पर भी हम उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा पाते, तो इसलिए वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर आपने जाना कि पूर्ति क्या है, पूर्ति वक्र क्या है और पूर्ति का नियम क्या है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।